गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो जल अफवाह से संबंधित चल रहा था और इस जल अफवाह के अंदर हमने अब से पहले विभिन्न दशाओं के आधार पर भारत के जो अफवाह तंत्र को विभाजित किया है उसके बारे में आपको बताया था। दिशागत आधार पर जल अफवाह क्षेत्र का जो पूरा विस्तार होता है उसके आधार पर और साथ साथ में भौतिक दशाओं के आधार पर हम आपको पहले बता चुके। हमने हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है और हिमालय अफवाह तंत्र के साथ साथ में हमने आपको प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में बताया है। और उसके बाद में हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में जो अंतर पाए जाते हैं उनकी भी हम चर्चा पहले कर चुके थे। और साथ साथ में बच्चों हम सिंधु नदी तंत्र की चर्चा भी कर चुके हैं और लास्ट जो हमारा वीडियो था वो गंगा नदी तंत्र से संबंधित था। तो उसमें हमने आपको मैप के माध्यम से गंगा और उसकी सहायक जो नदियां थी उनको समझाया था। चित्रात्मक प्रदर्शन के माध्यम से हमने आपको गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था। अब हम बच्चों चर्चा करते हैं कि नदी की कौन सी नदी, गंगा नदी जो तंत्र है उसकी प्रत्येक नदी कौन कौन सी नदियां हैं, कहां से निकलती है, कहां बहती है और अंत में कहां जाकर मिल जाती है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, गंगा नदी तंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो गंगा नदी ही है। और इसी के साथ साथ में बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। तो गंगा नदी जो तंत्र है बच्चों उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है गंगा नदी है। और इस गंगा नदी का जो उद्गम होता है बच्चों, हमने पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गंगोत्री नामक स्थान है। गंगोत्री नामक स्थान के अंदर गौमुख नामक क्षेत्र, गंगोत्री जो हिमनद है उसके अंदर गौमुख नामक क्षेत्र, वहां से किसका उद्गम होता है, गंगा का उद्गम होता है। गंगा उद्गम के पश्चात पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। तो ये जो नदी है बच्चों मुख्य रूप से उत्तराखंड के अंदर बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है, बिहार के अंदर बहती है और पश्चिम बंगाल राज्य जो हैं इनके अंदर मुख्य रूप से नदी प्रवाहित होती है। तो नदी के इस प्रवाहन की स्थिति को आधार मानकर ही इस नदी के द्वारा जो अपने साथ में अवसाद लाए जाते हैं, कचरा लाया जाता है, उस अवसाद और कचरे के आधार पर बच्चों इसके द्वारा जो मैदान बना हुआ है उसको गंगा का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। और इस गंगा के मैदान को भी आगे जाके अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी का जो मैदान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी गंगा का मैदान या इसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। एक ही बात है, पश्चिमी गंगा, लेकिन ध्यान रखना पश्चिमी किस आधार पर, इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, अदरवाइज इसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है ना। और दूसरा आ गया मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। और तीसरा जो आएगा बच्चों वो आएगा पूर्वी गंगा का मैदान। ठीक है। और यह पूर्वी गंगा का जो मैदान उसी को क्या कहेंगे, निम्नवर्ती गंगा का मैदान, या तो पूर्वी कह दो या निम्नवर्ती या निचला गंगा का मैदान। तो गंगा नदी के द्वारा जो मैदानी विभाग बनाया गया है उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी गंगा का मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान और तीसरा पूर्वी गंगा का मैदान या निचला या निम्नवर्ती गंगा का मैदान। अब सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं पश्चिमी गंगा के मैदान के ऊपर। पश्चिमी गंगा का जो मैदान है बच्चों वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तराखंड राज्यों में फैला हुआ मिलता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का उत्तरी और जो पश्चिमी भाग उसमें ही फैला हुआ मिलता है। और इसमें पुरातन जलोढ़ की प्रधानता पाई, प्राचीन कालीन जो तल छटा उसकी प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण ये जो क्षेत्र है बच्चों ये बांगड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बांगड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है ये
उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में शामिल किया जाता है और साथ साथ में बिहार का अधिकांश भाग भी इसी में आता है। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग तथा बिहार राज्य का अधिकांश जो भाग है वो मध्यवर्ती गंगा के मैदान के रूप में शामिल किया जाता है। और अंत में चलते हैं पूर्वी गंगा का मैदान या निम्नवर्ती गंगा का मैदान। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है और अधिकांश पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र आता है बच्चों, वो किसके रूप में शामिल किया जाता है? पूर्वी गंगा का मैदान या निम्नवर्ती गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदानी भाग को अध्ययन की सुविधा के आधार पर इन 3 भागों में बांटा गया है और इन तीनों भागों के रूप में चारों राज्यों में बहती हुई ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी इसमें आकर मिल जाती है और इन दोनों नदियों के द्वारा एक डेल्टाई भाग का निर्माण किया गया, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टाई भाग है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का जो डेल्टा बच्चों इसी नदी के द्वारा निर्मित किया गया ब्रह्मपुत्र के साथ मिलने के परिणाम स्वरूप। अब हम चर्चा करते हैं गंगा की जो दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। देखो, यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। ये भी उत्तराखंड राज्य के अंदर ही है। यमुनोत्री नामक हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से बहने के बाद ये नदी उत्तराखंड बहते हुए दिल्ली बहते हुए और फिर वहाँ यूपी में बहती है और उत्तर प्रदेश में प्रयाग के समीप आकर किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो प्रयाग में जो संगम बनता है, प्रयागराज, इलाहाबाद जो आप जानते हैं, वहां आकर इसका संगम किसके सहारे होता है? गंगा नदी से ये मिल जाती है। गंगा नदी में मिलने से पूर्व ये जो नदी है वो अपने पानी को बहाकर लाती है, लेकिन इसके सहारे जो नगर बसे हैं, विशेष रूप से आप देखेंगे दिल्ली, तो दिल्ली जैसा जो महानगर इसके किनारे बसा हुआ है उसके कारण ये नदी है कचरे से भर गई है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला मलबा है, अवशिष्ट पदार्थ है, शहरों से निकलने वाली जो गंदगी है वो इसमें आकर मिल गई है। तो यमुना नदी वर्तमान में एक तरह से ये मान के चलिए मृत प्राय नदी के समान होगी। पानी के स्थान पर यदि हम दिल्ली के आसपास देखें या ऐसी स्थिति हमारे सामने नजर आने लगी, एक तरह से दलदल सा बन गया, कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है, काला काला कीचड़ ही नजर आता है, तो प्रदूषण के लिए जानी जाती। यमुना जो नदी है वर्तमान में प्रदूषण के लिए जानी जाती और अंततः कहाँ आकर मिल रही है? जो हम देख रहे हैं प्रयागराज में आकर किसके साथ में मिल जाती है? गंगा नदी के साथ में मिल जाती है। अब इसी की एक सहायक नदी चंबल नदी। चंबल नदी देखो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी भाग से निकलती और प्रायद्वीप पठारी भाग के अंदर हमने उस दिन भी चर्चा की थी, मध्य प्रदेश नामक जो राज्य है उसका मालवा का पठारी क्षेत्र है और मालवा के पठारी क्षेत्र में एक मऊ नामक जिला मिलता है। तो उस मऊ नामक जिले के अंदर भी जानापाव नामक पहाड़ियां मिलती हैं। कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? जानापाव नामक पहाड़ियां मिलती हैं और जानापाव पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के दौरान हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के समय प्रवेश करती है और वहां से रावत भाटा बांध बनाया गया है और उसके बाद में रावत भाटा से थोड़ा सा जस्ट आगे 50-100 मीटर आगे इसी पर चूलिया जलप्रपात मिलता है। तो चूलिया जलप्रपात मिलता है और उसके बाद में ये कोटा सवाई माधोपुर के सहारे होते हुए कहाँ की ओर चली जाती है? आगरा की ओर चली जाती है और उस किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो राजस्थान के दृष्टिकोण से जो गंगा नदी तंत्र है उसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक तो कौन सी है? यमुना। और यमुना की सहायक कौन है? चंबल। तो गंगा नदी तंत्र में राजस्थान से जाने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल नदी है। हालांकि देखो चंबल में भी राजस्थानी कुछ नदियां जाकर मिलती है, जैसे हम देखेंगे बनास जो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद होते हुए सवाई माधोपुर में आकर चंबल मिल जाती है। ईसरदा बांध बनाया गया, इसी बनास पर ही टोंक जिले के अंदर टोडा रायसिंह कस्बे में बीसलपुर बांध भी बनाया गया। ठीक है, तो राजस्थान की जो बनास नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, ये बहती हुई कहाँ आकर मिलती है? चंबल में मिल जाती है और चंबल आगे जाकर किसमें मिल जाती है? आगरा के समीप यमुना में जाकर मिल जाती है और यमुना फिर कहाँ मिल जाती है? गंगा में जाकर मिल जाती है। तो गंगा होगी, यमुना होगी और इसके बाद में चंबल होगी। अब बच्चों में एक और नदी की चर्चा करते हैं जो गंगा नदी तंत्र से ही संयोजित है, गंडक नदी। गंडक नदी का नाम तो आपने सुना होगा और ये जो नदी है बच्चों काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। 2 सरिताएं निकलती हैं, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें 2 सरिताएं निकलती हैं, एक तो काली गंडक के नाम से और एक त्रिशूल गंगा के नाम से।
तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दोनों सरिताओं के मिलने से एक नदी उद्गमित होती है और उसका नाम क्या है? गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी अपने अफवाह क्षेत्र में शामिल होती हुई अंततः क्या करती है? पटना के समीप सोनपुर नामक स्थान में, पटना के समीप कहां पर? सोनपुर नामक स्थान में जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। एक और नदी की चर्चा करते हैं, घाघरा नदी। गंगा नदी तंत्र का जो भाग है बच्चों, उसी में मध्यवर्ती भाग के अंदर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो माप चांगुंगो नामक हिमनद है, ध्यान दीजिएगा, माप चांगुंगो नामक हिमनद है। इस माप चांगुंगो नामक हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। तो यहां से निकलने के पश्चात बच्चों छपरा जो है, छपरा के समीप जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उद्गम तो कहां पे हो गया? हिमालय, मध्यवर्ती जो हिमालय क्षेत्र है उसमें माप चांगुंगो नामक हिमनद इसका उद्गम होता है और अंततः ये कहां जाकर मिल जाती है? छपरा के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अभी नेक्स्ट नदी में चर्चा करते हैं कोसी नदी। देखो, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और उस मार्ग परिवर्तन में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों, वो कोसी नदी है। एक ऐसी नदी जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, हर साल मार्ग बदलती रहती है और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? जन धन की जो हानि करती है, उसी कारण इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर माउंट एवरेस्ट वाला जो भाग है वहां से निकलकर ये नदी बहती है और बिहार में बहती हुई अंततः कहां की ओर चली जाती है? गंगा नदी में जाकर ये विलीन हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं बच्चों रामगंगा नदी के नाम से, रामगंगा नदी जो हिमालय अपवा क्षेत्र है उसी के अंदर गौरसेन नामक एक स्थान मिलता है। कौन सा स्थान मिलता है? गौरसेन। तो गौरसेन नामक स्थान से ये नदी उद्गमित होती है। वहां पे जो गढ़वाल की पहाड़ियां पाई जाती है, गढ़वाल जो क्षेत्र है, कुमायूं गढ़वाल का नाम आपने सुना होगा, तो गढ़वाल क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है और बाद में जाके ये नदी जो कन्नौज के निकट, किसके निकट? कन्नौज के निकट ये नदी भी किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये जो रामगंगा नदी है उद्गम तो कहां से हुआ? गढ़वाल से इसका उद्गम होता है, कुमायूं गढ़वाल वाला क्षेत्र वहां से उद्गम हुआ और अंततः कहां जाकर मिल गई? कन्नौज जो है कन्नौज में जाकर ये नदी किसमें मिल जाती है बच्चों? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र का एक और भाग जो हम पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी गंगा नदी की जो बात करते हैं, पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है, तो वहां पे एक और नदी बहती है, दामोदर नदी। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के पूर्वी भाग से निकलने के पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर बहती, भ्रंश घाटी में बहती हुई अंततः ये नदी भी कहाँ जाकर गिर जाती है? गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। और ये जो दामोदर नदी है बच्चों, इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। प्रदूषण के कारण, दूषित नदी होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों, एक और नदी आने वाली है जिसका संबंध गंगा नदी तंत्र से ही है, शारदा नदी। देखो शारदा जो नदी है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? काली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी को बच्चों चाइक नदी भी कहते हैं। और इसका जो उद्गम है मिलाप नामक हिमनद से होता है। किससे होता है? मिलाप नामक जो हिमनद है वहां से इसका उद्गम होता है। तो चर्चा करेंगे शारदा नदी, इसको क्या कहा जाता है? काली नदी भी कहते हैं और काली के साथ साथ में चाइक नदी भी कहते हैं। उद्गम कहां से होता है? मिलाप जो हिमनद है उस मिलाप नामक हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है और अंततः ये नदी क्या हो जाती है? घाघरा में जाकर मिल जाती है। तो एक तरह से ये माने घाघरा की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी है? शारदा नदी जो है घाघरा की एक सहायक नदी है। उसके बाद में और चलते बच्चों, एक और नदी सोन नदी। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो ऊपरी सिरा है वहां से चंबल भी निकल रही थी और वहीं पर मिलती अमरकंटक की पहाड़ियां। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां उनके उत्तरी सिरे से निकलती है और दक्षिण से कहां की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ये एक और नदी है और ये नदी भी क्या करती है बच्चों? हम ऐसा कहें कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और फिर बिहार में पटना के समीप एक आरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है?
आरा नामक स्थान, तो आरा नामक स्थान पर जाकर किसे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती। उद्गम कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक की जो चोटी है उनसे हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और फिर बिहार में आरा नामक स्थान पर जाकर किसे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अंततः हम एक नदी की और चर्चा करते हैं बच्चों, महानंदा नदी। ये जो महानंदा नदी है बच्चों, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहने के पश्चात अंत में कहाँ आकर मिल जाती है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये सारी नदियां बच्चों जो मैंने आपको बताई, ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र से संबंधित हैं और जिनका पानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या तो गंगा में आकर मिलता है या फिर गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें आकर मिलता है। तो इन सभी नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र मिलता है, संयुक्त रूप से जो फैला हुआ क्षेत्र मिलता है, उस पूरे के पूरे जल अपवाहित क्षेत्र को, जल अधिग्रहण क्षेत्र को ही बच्चों हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो गंगा नदी तंत्र का जो वीडियो था, परिचय हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैप के माध्यम से और डिटेल से जो चर्चा हुई आज की वीडियो में हुई। तो गंगा नदी तंत्र का ये जो वीडियो बच्चों हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जाते जाते हम आपको एक प्रश्न छोड़कर जाते हैं जिसका आंसर आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है। प्रश्न क्या है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है। इसका जो राइट आंसर है, एक बार प्रश्न वापस रिपीट करता हूँ, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। धन्यवाद बच्चों।